जी बच्चों, बताइए ज़रा। ये थोड़ा सा नेट का ज़रा थोड़ा मसला चल रहा था और लाइट का थोड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सब बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मुझे तो जल्दी से बता दें। जो 3 बातें मैंने बताई वो सबको समझ में आ गई हैं? तीनों बातें मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, प्लीज़ चैट में बताइए। शाबाश, 3 बातें मैंने बताई। किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाएं तो अनबैलेंस फोर्स लगाने पर उस बॉडी की स्टेट बदल जाती है। दूसरी बात, अनबैलेंस सर फोर्स। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा बेटा ये आवाज़ जो कट रही है ना, ये नेट की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, नेट की स्पीड की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे ओके सर, कोई बात। नेट की स्पीड स्टेबल हो जाएगी ना, नेट की स्पीड सही हो जाएगी तो आवाज़ का मामला भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ, जल्दी से मुझे बता दीजिए सब बच्चों को। जब किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो वो अनबैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल देगी। रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट पे ले आएगी। दूसरी बात, वो अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर देगी। तीसरी बात, ये अनबैलेंस फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। यहाँ तक ओके करें जल्दी से चैट में। फिर मैं इसके बाद चौथी और पांचवी बात बताऊंगा, क्योंकि चौथी और पांचवी जो बात है उसके अंदर डिस्कशन है हमारा, जरा थोड़ा सा। सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा, ओके ओके। चौथी और पांचवी बात के लिए यहाँ पे देखिए जरा। शाबाश। ये देखें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी है 1 kg, ठीक है। अब एक के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, और एक के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन। एक पे 1 न्यूटन लगा रहे हैं और एक पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं, अच्छी तरह से। दोनों में एक्सेलरेशन पैदा होगा, दोनों में एक्सेलरेशन पैदा होगा। आपने बताना है कहाँ एक्सेलरेशन कम, कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा, जल्दी से शाबाश। यानी एक जगह पर लेस और एक जगह पे ग्रेटर, तो बताइए कहाँ पर लेस, कहाँ पे ग्रेटर। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि वही फुटबॉल की मिसाल लेके चलते हैं कि एक फुटबॉल है आपके पास जिसमें आपने स्लो से किक मारी है और तेज किक मारी है। तो दोनों दफा में फुटबॉल एक जैसा अंदाज तो नहीं दिखाएगी, एक दफा कम एक्सेलरेशन, एक दफा ज्यादा, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से आप मुझे सर चैट में जवाब दीजिए, कहाँ एक्सेलरेशन कम, कहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। 1 न्यूटन और 10 न्यूटन। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा है। ऊपर 1 न्यूटन है बेटा और नीचे 10 न्यूटन है बेटा। जल्दी ऊपर से वाली लैच है। चैट में रिप्लाई कर दें, ज्यादा अच्छा है। और अगर चैट में, सर हाँ बोलो चैट में बोलो। ना लिखा नहीं जा रहा, आप प्राइवेट हैं आपने, मैं आपसे चैट। ठीक है बेटा, ऐसे जवाब दे दो, कोई इशू नहीं, कोई जवाब नहीं, ऐसे जवाब दे दो, कोई इशू नहीं बेटा। ठीक है, असद जवाब तुम्हारा सही है। असद ने हमें एक जवाब दिया है, असद का जवाब सही आ गया। बेटा आप भी जवाब दे, जिन्होंने माइक ऑन किया हुआ, आप भी जवाब दे दे, कोई मसला नहीं बेटा। इसमें कम किसमें ज्यादा, जल्दी जवाब देना है, हमारे पास जरा टाइम कम है, क्योंकि सर 10 पे होगा 10। 10 में क्या होगा। सर आपका मैंने सवाल सही से सुना नहीं था क्योंकि वो आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। किसमें एक्सेलरेशन कम, किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा बनेगा। 10 में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और 1 में कम होगा। अच्छा भाई, ठीक है। कुछ और बच्चे अगर जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा, सादिया ने जी कहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके जवाब से एग्री कर रही हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया है, तो उसी जवाब को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास का दौरानिया जो है वो जाहिर सी बात है इसमें फिक्स होता है, तो उसको हमें एंड करना पड़ता है। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है। इसमें एक्सेलरेशन आएगा लेस और इसमें एक्सेलरेशन आएगा ग्रेटर। यही बच्चों ने मुझे जवाब दिया है सबने। जी, 1 न्यूटन वाले में कम एक्सेलरेशन बनेगा, 10 न्यूटन वाले में ज्यादा एक्सेलरेशन बनेगा। तो बच्चों, आपने यकीनन मैट्रिक क्लास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, याद आया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम जाहिर होती है, एक चीज ज्यादा होती है तो दूसरी चीज भी ज्यादा होती है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक जुमला बनाता हूँ, उस जुमले को समझने की कोशिश कीजिएगा। कम फोर्स, कम एक्सेलरेशन।
ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है। कम फोर्स कम एक्सेलरेशन, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। जी बेटा, यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए ना आप? तो एक चीज अगर कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है? ओके करते हैं जल्दी से, शाबाश, क्योंकि इस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। जल्दी से ओके कर दें क्योंकि क्लास का टाइम हमारा खत्म होने वाला है। सर मैसेज आप तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ बेटा, एक मिनट। ओके बेटा, सही है। अभी कुछ लोगों ने कुछ मैसेज किए, वो तो पहुंच गए मेरे पास। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज directly proportional. Acceleration is directly proportional with unbalanced force. With unbalanced force for constant mass. For constant mass. G. Acceleration is directly proportional. Acceleration is directly proportional with unbalanced force for constant mass. यानी मास जो था वो सेम था और जो रिलेशन बना है वो एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान रिलेशन बना है। एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपने मैट्रिक क्लास में डिस्कस करा होगा, यकीनन जैसे मैं लिखूंगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैट्रिक क्लास में आपने डिस्कस करा था। ये हमारा पहला रिलेशन बन गया। अच्छा, कुछ बच्चे जाहिर सी बात है मुझे मैसेज के हिसाब से बता रहे हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम मैसेज कर रहे हैं लेकिन आप तक आ नहीं रहा, तो वो माइक ऑन करके भी मुझे कर सकते हैं ओके कि यहाँ तक ओके है। अब मैं जल्दी से दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर जा रहा हूँ और दूसरे रिलेशनशिप की बात आपको बताकर आज का लेक्चर दूसरे रिलेशनशिप तक एंड कर रहा हूँ। इसके बाद इनको जोड़ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अब जल्दी से दूसरी बात देख लीजिए। आपके सामने मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। यानी एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। एक के ऊपर फोर्स लग रही है यहाँ पे 1 न्यूटन और दूसरे के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 1 न्यूटन, यानी दोनों पर ही फोर्स सेम लग रही है, ठीक है। अलबत्ता एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। आपने बताना है कहाँ एक्सेलरेशन कम और कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा बन रहा है। जल्दी से, शाबाश। दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कम मास का है, एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का है और दोनों में एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा? सर 1 किलोग्राम में कम और 10 किलोग्राम में ज्यादा। 1 kg, अच्छा ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपने जवाब दिया। मैं भी आपके जवाब के ऊपर अभी मैं अपना कमेंट करता हूँ। इसके अलावा चैट के अंदर मुझे साइम ने जवाब दे दिया है। साइम, आपका जवाब सही है और सादिया जो है आपका जवाब भी सही है। और अभी हमारे एक स्टूडेंट ने भी हमें जवाब दिया था, उसके ऊपर भी मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ मलिया, दोबारा। हाँ मलिया बेटा, सवाल करो, शाबाश, माइक ऑन करके सवाल कर लो मलिया। अलीजा ने भी जवाब दे दिया है। सर 1 kg में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी और 10 kg में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अच्छा ठीक है, सही। चलिए, आप इस जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, इसको छोड़ दें। मैं आपको रोजमर्रा जिंदगी से एक मिसाल देता हूँ, सब बच्चे उस मिसाल को सुने और मुझे उस मिसाल से जवाब दें, ठीक है।
बहुत आसान सी मिसाल है, मैं आपको उससे जवाब देता हूँ। वैसे तो इससे भी समझ में आ जाएगा। देखिए एक राउंड अबाउट है, चौरंगी जिसे कहते हैं, चौरंगी। एक राउंड अबाउट एक चौरंगी है, वहां से एक बाइक को टर्न करना है और एक ट्रक को टर्न करना है। बताएं कौन आसानी से टर्न करेगा, बस ये बता दें। बाइक आसानी से टर्न करेगी या ट्रक आसानी से टर्न करेगा? बाइक। बाइक। शाबाश शाबाश, सब बच्चों का जवाब आना चाहिए, वेरी गुड। तो बच्चों देखें, आपने इसी के अंदर इस बात का जवाब दे दिया। आप बताएं बाइक ने आसानी से टर्न क्यों करा? बाइक ने आसानी से टर्न इसलिए करा क्योंकि बाइक का मास कम होता है और बाइक में एक्सेलरेशन ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से ग्रिप ज्यादा अच्छी होती है और बाइक आसानी से उस टर्न के ऊपर घूम जाती है। अब अगर हम ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक का मास ज्यादा होता है, उसमें एक्सेलरेशन कम बनता है और एक्सेलरेशन कम बनने की वजह से ट्रक पे ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती। अब आपको यकीन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 kg मास कम है, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा बनेगा, होगी। और जो 10 kg है उसमें एक्सेलरेशन कम बनेगा। ये बाइक की मिसाल हो गई, ये ट्रक की मिसाल हो गई, ठीक है। तो अब देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिए थे तो मैंने मिसाल दी और उन बच्चों ने भी अपने जवाब सही कर दिए। इसमें होगी एक्सेलरेशन ज्यादा और इसमें एक्सेलरेशन होगी लेस, ठीक है भाई। तो अब जरा हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं जल्दी से और क्लास को एंड की तरफ लेके जाते हैं। क्लास एंड होने वाली है हमारी। ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये तो सेम है, फोर्स के ऊपर रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन बनेगा मास से और एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब देखिए रिलेशन कैसे बनेगा, जरा समझिएगा। मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम। इसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बात सुनिएगा, कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन, बस इसी लिखने के ऊपर ही हमारा लेक्चर एंड की तरफ चला जाएगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional with mass for constant force। अगर आपने मैट्रिक में ये डेरिवेशन सीखी भी है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं, मैं जैसे लिखूंगा आपको मैट्रिक की सारी बातें याद आ जाएंगी। याद आ रहा है? इनवर्सली को इस तरह लिखा है, अपॉन में। ये इनवर्सली लिखना है, ये मास का सिंबल है एम। इधर थोड़ा पॉइंट अटक के चल रहा है जरा। तो ये हमारे दो रिलेशन बन चुके हैं, और से देख लीजिए सब बच्चे। एक रिलेशन ये बना, एक आपने रिलेशन 1/m लिखा है। बेटा 1/m, ये इनवर्सली लिखने का तरीका होता है। इनवर्सली के अंदर अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इसमें एक कम एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा एक कम होता है, तो ये अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है। और डायरेक्टली में क्योंकि एक जैसा मामला होता है, कम कम ज्यादा ज्यादा, तो ये आमने सामने लिखा जाता है। आमने सामने में डायरेक्टली होता है और इस तरह अपॉन में लिखने का मतलब क्या होता है? इनवर्सली होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? अच्छा भाई, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो चुका है। दो बातें हमने यहाँ पे सिखाई हैं, उन दो बातों को अच्छी तरीके से एक नजर ज़हन में बैठा लीजिए। और वो दो बातें क्या थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगती है तो कम एक्सेलरेशन, ज्यादा फोर्स लगती है तो ज्यादा एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास होता है तो कम एक्सेलरेशन। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ओके है? अच्छा, ये हमारा लेक्चर हमारे यहाँ सर, जो आपने 1/m लिखा है। पे 1/m लिखा हुआ बेटा ये। ओके सर। तो ये हमने एक इक्वेशन दी थी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को, शायद इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हो। जो नए बच्चे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने ये असाइनमेंट यकीनन शायद ट्राई करो। जिन्होंने ट्राई कर लिया हो, ये क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से बस इसके अंदर 1 मिनट में करके इसको जवाब दे रहा हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो परेशान मत हो। ये हमारे चैप्टर 1 का एक असाइनमेंट था। ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि इसका जवाब बच्चों को समझ में आ जाए। जिन्होंने ट्राई कर लिया था वो चेक कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं करा था इसको वो परेशान मत हो जी। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एफ था और एफ की वैल्यू है t-1 के ऊपर t-1 इसकी वैल्यू लिखी हुई, ठीक है। इसके बाद आपने लेनी है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/2l f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइड बाय n। ये चैप्टर 1 का असाइनमेंट का एक सवाल है जो मैं बच्चों को मैंने दिया था, उसका जवाब मैं बच्चों के साथ शेयर करना रह गया था, वो शेयर करना। तो जो बच्चे चैप्टर 1 हमसे नहीं पढ़े वो परेशान ना हो प्लीज जी। यहाँ पे 2 की जगह कुछ नहीं आएगा, 2 का मतलब होता है नील, नथिंग। जो बच्चे चैप्टर 1 पढ़े हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। और एल का मतलब कैपिटल एल है, इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। एफ जो आ रहा है इसका मतलब है MNT-2 और एल जो आ रहा है इसका मतलब है एल, ये सब वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है। और एम का मतलब है कैपिटल एम, सब वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है। अच्छा जल्दी से देख लें क्योंकि मैं गाल से देखिए मैं खुदाफिज नहीं कह सकूंगा, मैं सिर्फ उससे खाली 1.5 मिनट बचा है और 1.5 मिनट के बाद जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। जैसे ही मेरी तस्वीर यानी ये तस्वीर गायब हो जाए समझ जाएगा जूम की मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से समझा दूँ, तो क्लास ऑफ हो जाएगी। ये एम और एम यहाँ से कट जाएगा, ये वाला एल और ये वाला एल आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखेंगे एल और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n और जो आपके पास रूट में आएगा वो आएगा L² T-2, ठीक है। यहाँ से हम जल्दी से क्या करेंगे, रूट को हटा लेंगे, L² T-2 और जब रूट हटता है तो आपने मैट्रिक में पढ़ा है क्या पावर आ जाती है, हाफ पावर आ जाती है, ठीक है। अच्छा हाफ पावर आ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये वाला जो 2 है ये अंदर जाके इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये वाला 2 जाके इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये हाफ पावर जो इसके पास जाएगी ये 2 कैंसिल कर देगी, हाफ जाएगा इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये था 1/l, ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ l क्योंकि इसका स्क्वायर इस 2 से कट चुका है और ये वाला 2 भी जो है वो इस 2 से कट चुका है, तो यहाँ बचेगा -1। ये वाला l और ये l कट जाएगा, जवाब आ जाएगा T-1। आगे समझ में आता है, क्लियर हो गया। ये वाली 2 पावर इस 2 पावर को काटेगी l और ये वाला 2 इस 2 को काटेगा तो -1, l और l कटेगा T-1, ठीक है। ये मैंने बहुत जल्दी में बताया इसलिए कि टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं आने वाले वीक के अंदर, वेडनेसडे के दिन दोबारा। सब बच्चों अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।